हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना के बारे में। क्योंकि हाल फिलहाल खबरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 16 अक्टूबर से जो चाइना की 20th कांग्रेस पार्टी है अंडर शी जिनपिंग, वो टेक ओवर कर रहे हैं, रीटेक ओवर कर रहे हैं थर्ड टाइम अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ शी जिनपिंग। आप सभी जानते हैं इसके बारे में और आप सभी को पता है कि जो चाइना कितना मेन रोल प्ले करता है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज की हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कैसे जो शी जिनपिंग की पॉलिसीज़ के कारण जो न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है चाइना के लिए और जो 20th कांग्रेस स्टार्ट हो रही है 16 अक्टूबर से। और लास्ट में हम देखेंगे कैसे शी जिनपिंग ने अपनी पॉलिसीज़ के दम पर अपनी डिफेंस फोर्सेस को, आर्मी को एक एनहेंसमेंट और एडवांस कैपेबिलिटीज़ के साथ उभारा है। और सभी इन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो चाइना की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी टाइप से हम एनालिसिस देखेंगे और किस टाइप से चाइना एक उभरता ग्रेट पावर के रूप में जन्म ले रहा है उसको हम देखेंगे। बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि 2012 में जो शी जिनपिंग है उन्होंने पहली बार एज ए प्रेसिडेंट चाइना का पदभार संभाला था। उस टाइम वो 18th कांग्रेस थी अंडर द पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक डिबेट जैसा माहौल था क्योंकि पहली बार शी जिनपिंग प्रेसिडेंट के पद पर आए थे। लेकिन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके डेंग जियोपिंग, उनके रिफॉर्म के कारण बहुत ज़्यादा इनक्वलिटी और आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन था पार्टी स्टेट के अंदर और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का टाइम था वहाँ पर चाइना पार्टी स्टेट के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया शी जिनपिंग के अंडर उनकी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ उनको दिखाई दी और बहुत ज़्यादा उन्होंने एडवांस रीच तक पहुँचाया अपनी ग्रोथ को। आप सभी जानते हैं आज के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से चाइना अपना कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। आप सभी पॉइंट को हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो सोशल मीडिया में न्यू एरा चाइना के लिए बोला जा रहा है वो किस टाइप से आप समझ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का आप समझ सकते हैं, उससे वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके कारण कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट सेक्टर में ग्रोथ होती है। इसी टाइप से सभी जो डेवलपमेंट के सेक्टर हैं चाइना ने उसको डेवलप किया है और अपनी न्यू एरा को जन्म दिया है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पर आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका एक्सपोर्ट सेक्टर बूस्टअप होगा, आपको डेवलपमेंट ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं चाइना पास्ट डिकेड से बहुत ज़्यादा अपनी डेवलपमेंट को रीच कर रहा है और जो अंडर द शी जिनपिंग जो 2012 से उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था और अब वो तीसरी बार एज ए प्रेसिडेंट अंडर द पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रूप में पदभार संभालेंगे। और आज 16 अक्टूबर को ही वो रीटेक ओवर कर रहे हैं अपनी पार्टी को और जो 20th पार्टी कांग्रेस है वो प्रेजेंट करेगी, सभी अपने जो पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं उनको डिक्लेयर करेगी इसी वीक में। और आप सभी जानते हैं जो शी जिनपिंग है उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए हैं अपनी चाइनीज़ पॉलिटिक्स को और एक न्यू एरा को जन्म दिया है जिससे चाइना की मैक्सिमम बूस्टअप ग्रोथ कर पाए। और जो भी उनकी आर्म फोर्सेस से लेकर या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लेकर या अपना मैन्युफैक्चर हब आप मान सकते हैं, उनको बनाने में इतने ज़्यादा रिफॉर्म लाए हैं शी जिनपिंग के द्वारा जिससे उनकी एडवांस रीच बहुत ज़्यादा फैली है। और देश मतलब वर्ल्ड लेवल पर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है चाइना का, क्योंकि ये इतना बड़ा मैन्युफैक्चर हब है और बहुत ज़्यादा आप सभी जानते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन है चाइना की। उनको एज आप एम्प्लॉयमेंट मतलब डिलीवर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन शी जिनपिंग ने इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी जो पॉलिटिक्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इस टाइप से फॉर्म किया कि सभी जो चाइनीज़ पीपल हैं उनको अपना एम्प्लॉयमेंट हो और जल्दी से जल्दी जो ग्रोथ है सभी सेक्टर में उन्होंने ग्रोथ दिखाई दी। और अगर हम कुछ नेक्स्ट बात करें, जो पॉलिटिकल स्कैंडल था पहले उसको उन्होंने दूर किया और जो भी एम्बैरसमेंट फील हुई थी पहले मेंबर्स के द्वारा, जो भी इनक्वालिटी हो गई या आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन हो गया, उसको दूर करते हुए शी जिनपिंग ने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्म किया। और पहले की बात है जो फॉर्मर जो भी मिनिस्टर थे, जो बोस जिलाई और उनकी वाइफ ने एक ब्रिटिश बिजनेसमैन का मर्डर किया था। जो उनके राइवल थे उनको भी एज ए आप रिफॉर्म देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी ज़्यादा अपनी रिफॉर्म को बदला और जो अपनी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट का जो पाथ है उसको फॉलो किया। और जो सीपीसी गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो थर्ड टाइम वो अब स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी 100 ईयर ऑफ हिस्ट्री हो गई है उनकी। तो सबसे पहले माओ जेडोंग ने जो अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश किया था उसी टाइम से उनके प्रिंसिपल चलते हुए शी जिनपिंग अपना थर्ड टाइम टेक ओवर कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंसी
अंडर द CPC, ठीक है। और शी जिनपिंग एक बेस्ट कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के दम पर ही जो करप्शन है उसको फैलने से बचाया और विद इन पार्टी को अपनी जो बूस्टअप किया है, जो भी उन्होंने गवर्नेंस की है, उनके कारण ही आज जो चाइना है वो इतनी स्टेबल पोजीशन पे है। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर हाल फिलहाल में रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लेकिन जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के चलते हुए जो शी जिनपिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने रिफॉर्म लाए पॉलिसीज़ के कारण आज चाइना इतनी बेटर पोजीशन पर है कि जो मेन फैक्टर है सभी कंट्रीज़ के लिए वो चाइना है। आप सभी जानते हैं जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं उसमें मेन रोल चाइना का है। लाइक मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया। आप सभी को पता है इन सभी कंट्रीज़ में मेन रोल चाइना बहुत ज़्यादा प्ले करता है और इंडिया के लिए भी वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट द न्यू एरा। अगर हम कुछ और पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो शी जिनपिंग है उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम को सोल्व किया है, क्योंकि ये एक लॉन्ग एजेंडा होता है किसी भी लीडर के लिए कि वो अपनी सभी नीड को फुलफ़िल करें, अकम्प्लिश करें और सभी जो कभी ना रिजोल्व हुई प्रॉब्लम को उनको सोल्व करें। और जिसी के कारण उन्होंने अपना जो रिफॉर्म है उनको लाया और सभी जो टफ प्रॉब्लम थी उनको सोल्व किया और जो भी उनकी बेसिक नीड थी, इमीडिएट नीड थी, उसको फुलफ़िल करते हुए ग्रोथ के पाथ पर वो फॉलो करते गए। और जो पार्टी थी जो 2012 से पहले जो भी आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन था वो जो क्राइसिस था उसको दूर करते हुए शी जिनपिंग ने अपनी कंट्रीज़ को कि जो एल्डर जो भी लीडर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए, जो माओ जेडोंग उनकी जो हिस्टोरिकल लीडर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग ने अपना जो पॉलिसीज़ को इस टाइप से लाया कि जो चाइना की ग्रोथ है वो ग्रोथ सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ। जो भी आप एक्सपोर्ट से आप देख सकते हैं बेसिकली, और जो भी चिप प्रोडक्शन हो गया सभी मतलब इकोनॉमी में उनको बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है बेसिकली। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट न्यू एरा। नेक्स्ट अगर हम जानेंगे कि जो पॉलिसीज लाए हैं शी जिनपिंग के द्वारा उसका क्या मेन रोल है, जिसमें चाइना की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आप देख सकते हैं कि थर्ड टाइम कोई कैंडिडेट रीटेक ओवर कर रहा है प्रेसिडेंट को। सो देख सकते हैं जो पॉलिसीज़ हैं वो शी जिनपिंग की वो कुछ इस टाइप से उन्होंने रैपिड अकुमुलेशन किया है पावर का, जिसमें एंटी करप्शन कैंपेन उन्होंने चलाया और जिसमें इमीडिएट नीड थी जिसको वो टेक ओवर किया उन्होंने। और उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किए हैं अपनी पार्टी मेंबर्स पर, क्योंकि जो भी उनकी इमीडिएट नीड थी, जो भी CPC के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि उनको मैंडेट करें और अपनी जो पार्टी है उसको बूस्टअप करें और जो इंटरनल कन्फ्यूजन थे पार्टी के बीच उसको हम दूर करें, जितना जल्दी हो सके हम उनको दूर करें और अपनी ग्रोथ फैक्टर को हम एक प्लस पॉइंट हम दे के जाएँ, ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल स्पेस है उसमें मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग की है उन्होंने अपनी पार्टी स्टेट में। और सबसे पहले उन्होंने 2012 में अपनी प्रेसिडेंसी को संभाला था, उसी टाइम से अब तीसरी बार वो 20th कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। और आगे भी वो अपनी जो पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो फर्स्ट प्रिंसिपल हैं उनकी हिस्ट्री का उसको ध्यान में रखते हुए वो अपनी जो मैक्सिमम जो पॉलिसीज़ हैं वो इसी टाइप से लाएंगे कि उनकी सभी टाइप से ग्रोथ हो, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, किसी भी पॉलिटिकल कन्फ्यूजन के लिए वो जगह नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका मेन रोल यही है कि अपनी पार्टी को बनाए रखें और चाइना को एक एडवांसमेंट रीच दे के जाएँ जिससे वो कभी भी उसकी स्टेबिलिटी पर कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर उसको अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट पॉलिसीज ऑफ शी जिनपिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, बेसिकली आप सभी जानते हैं चाइना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के लिए भी, और वहाँ की गवर्नेंस भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाल ही में आप सभी जानते हो जो हॉट स्प्रिंग वाला जो पेट्रोलिंग पॉइंट था वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सुलह मशूरा हुआ था इंडिया उसके चाइना के बीच। सो पार्टी और गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम अपने जो जो नेबरिंग इश्यूज़ हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और जो भी अंडर द प्रेसिडेंसी शी जिनपिंग उन्होंने कोलैप्स दैट डिवीजन एंड अंडर 2018 रिफॉर्म्स के कारण उन्होंने पार्टी को एक हाईएस्ट फोर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण वो एक अलग ही ऊंचाई तक लेके आए हैं अपनी पार्टी को। और एक न्यू नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन भी उन्होंने क्रिएट किया जिसमें वो सभी एंटी करप्शन वर्क के अगेंस्ट उन्होंने एक कैंपेन चलाया बेसिकली, और अपने रिफॉर्म के दम पर उन्होंने सभी इन नेगेटिव फैक्टर को नेगलेक्ट किया और अपनी चाइना की डेवलपमेंट को ऊपर तक उभार कर लाए। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट पॉलिसीज ऑफ शी जिनपिंग।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो उन्होंने एक सेंट्रल कमीशन फॉर कम्प्रीहेंसिव डीपनिंग रिफॉर्म के कारण भी उन्होंने हेड किया, जिससे वो अपनी कम्प्रीहेंसिव और डीपनिंग अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ पाए। और जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं स्टेट काउंसिल के, उन्होंने भी उसको नेगलेक्ट करते हुए उनको आगे बढ़ते हुए वो अपनी पार्टी के दम पर, रिफॉर्म के दम पर वो आगे आए हैं। और जस्ट एज द सेंट्रल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर कमीशन, उन्होंने बहुत सारे और कमीशन को फॉर्म किया है और हेड किया है बेसिकली, लाइक सेंट्रल फॉरेन अफेयर कमीशन हो गया, जिसमें वो इकोनॉमिक और अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ को अपना वो मैक्सिमम ग्रोथ के कारण वो देख सकते हैं। और इन सभी कमीशन का हेड करने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करते हैं कि अपनी जो पार्टी है और जो भी अपना स्टेबिलिटी फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने अपने मेन गोल को अचीव करते हुए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर उभरे हैं वो चाइना की हिस्ट्री में, लाइक माओ जेडोंग। उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट की थी सीपीसी की, और उसी टाइम से जो आप देख सकते हैं जो सी जिनपिंग की पॉलिसीज़ हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल पर आधारित हैं। उन्हीं पर वो अपना जो मैक्सिमम गवर्नेंस करते हैं और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ को बूस्टअप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जानें कि कैसे उन्होंने आर्म फोर्सेस को एक एडवांसमेंट रीच और कैपेबिलिटीज़ के साथ उभारा है, और जो उनकी ट्राई सर्विस है उनको इंटीग्रेशन के लेकर उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म लाए हैं। सो हम देखेंगे क्या क्या रिफॉर्म लाए हैं बेसिकली। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट। उन्होंने मैंने आपको पहले बताया जो एंटी करप्शन कैंपेन चलाया सी जिनपिंग ने, उसमें बहुत ज़्यादा उनको हेल्पफुल मिली है, और जिसमें उनको पाया कि पीएलए के 2 हाई स्टार रैंकिंग जनरल हैं जो अक्यूज़ किए गए रनिंग ऑफ ए पे फॉर ए पोस्ट मिलिट्री। ठीक है, सो उस एंटी करप्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है सी जिनपिंग को, जिसमें मैक्सिमम फैक्टर को उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी है। और जो मैक्सिमम लोग थे जिसके जो इस एंटी करप्शन में पकड़े गए, उनको अक्यूज़ करते हुए उन्होंने उनको पकड़ा है। और अंडर सी जिनपिंग उन्होंने पीएलए के बहुत मैंने आपको बताया कि हाई स्टार रैंकिंग जनरल हैं, उनको पाया गया है अक्यूज़ ऑफ। और उसी पर जो लार्जेस्ट स्केल ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म है 1950 के बाद उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, अपनी जो डिफेंस फोर्सेस की रीच को एनहेंस किया है। और जो भी रिफॉर्म थे सोवियत स्टाइल के, लाइक जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट हो गया, उसको डिसबैंड करते हुए और अपनी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए जो भी अपनी उनकी बेसिक नीड है, लॉजिस्टिक हो गया, आर्मामेंट्स हो गया, उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल करते हुए सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का फॉर्म किया, और जिसमें अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल करते हुए उन्होंने अपनी एडवांसमेंट रीच दी अपनी डिफेंस फोर्सेस को। ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाए हैं, जिससे उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी एक अलग ही एनहेंसमेंट और एडवांस कैपेबिलिटीज़ के साथ वो बूस्टअप करेंगे। ठीक है, so these are some basic point about the defense forces of China. So this was the analysis of प्रेसिडेंसी ऑफ सी जिनपिंग। आप सभी पॉइंट आप देख सकते हैं इजीली कि कितना ज़्यादा उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के दम पर, रिफॉर्म्स के दम पर वो अपनी जो पार्टीज़ हैं उसको स्टेबल फैक्टर देते हुए, सभी अपने पॉलिसीज़ को, रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए अपनी चाइना को अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा उनका स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज़ हुआ, लाइक इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया। तो आप देख सकते हैं। सो दिस वाज द एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।